हम लोगों ने दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल लिया, जिसमें स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा सिद्धांत से, जिसमें स्थिर बिंदु नाभि थी, स्थिर रेखा नेता थी। उसके माध्यम से बिंदु गमन करता है, वो बिंदु उसकी नाभि और नीटा से दूरियों का अनुपात 1 से कम होता है और वह गमन करता है तो दीर्घवृत्त बनता है, जिसमें बन के आ भी गया है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे, अगर हमें समीकरण दिया है कि ये दीर्घवृत्त x अक्ष वाला है या y अक्ष वाला है, तो सबसे पहले जो कल हम लोगों ने निकाला है x अक्ष वाला, उसको देखते हैं। तो लिखा जाए नंबर 1, पहला दीर्घवृत्त है दीर्घवृत्त का समीकरण का, वो भी कौन सा समीकरण था बेटा? मानक समीकरण। लेकिन अभी समीकरण लिखते कोष्टक में लिखते हैं समीकरण, जो कि क्या था? मानक समीकरण था। ये हमारा समीकरण मानक समीकरण था। दीर्घवृत्त का समीकरण यानी मानक समीकरण हम लोगों ने निकाला था x स्क्वायर बटे a स्क्वायर धन y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। ये निकाले थे और कल क्योंकि निकाले थे अक्ष हम लोग लेके चले थे, x अक्ष है इसलिए कह दिया था ये x अक्ष वाला है। अब एकाएक सामने दे दिया जाता तो कैसे पहचानेंगे x अक्ष वाला है ना? तो वहां पर हमने एक और शब्द लिखवाया था कि दीर्घवृत्त का अक्ष सदैव कहां होता है? दीर्घ अक्ष पर होता है। दीर्घवृत्त का अक्ष सदैव दीर्घ अक्ष पर होता है और दीर्घ अक्ष यानी बड़ी वाली लंबाई 2a, लघु अक्ष छोटी लंबाई 2b। तो a b से बड़ा था क्योंकि a दूना होने पर दीर्घ अक्ष था और b दूना होने पर लघु अक्ष था। इसका मतलब अब आज के बाद से जान लो a बड़ा b, यानी दीर्घ अक्ष जो था वहां अक्ष था और वो जो अक्ष वाली जो लंबाई थी वो बड़ी थी, a बड़ा b था। जिसका अक्ष x अक्ष है, देखते ही हमने पहचान लिया ये क्या है बेटा? x अक्ष है। तो अब इस समय x अक्ष वाला हम लोगों ने जो कल निकाला था, ये शब्द किनारे नहीं लिखा था, तो अब ये शब्द अब लिखना शुरू हो जाएगा आज की बात से कि जो बड़ा है पहचान लिया। अब प्रश्न उठा कि अगर ये बड़ा रहा होता तो ये बड़ा रहा होता तो किस चर राशि के नीचे की राशि बड़ी है? y के, इसका मतलब y अक्ष है। अगर x अक्ष के नीचे बड़ी संख्या है तो x अक्ष और y अक्ष के यानी y चर राशि y के हर में बड़ी संख्या है तो वो y अक्ष यानी बड़ी संख्या देखते ही, और जो बड़ा होगा उसी को हम a बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी कही है? 2a। तो दीर्घ अक्ष अगर 2a है तो क्या y अक्ष पे जाएगा तो उसकी लंबाई 2a बदल जाएगी? तो भी तो 2a रहेगी। ऐसे था, अब ऐसे कर दिया, इतने तो तक किया, वो ऐसे था घुमा के ऐसे कर दिया। ये x अक्ष वाला है, ये y अक्ष वाला है, लंबाई 2a की तो 2a ही है, तो हम लोग उसे a ही बोलेंगे। जबकि किताबों में उसे उठा के 2 भी कर दिया। 2 भी कैसे हो जाएगा? जब ऐसे था 2a था तो ऐसे अभी भी 2a है और सारी चीजें ऐसा रहेंगी, तो अभी उसको लिया जाएगा। पहले इससे हम लोग सारी बातें बोल देते हैं। तो बेटा जिसका अक्ष x अक्ष है, फिर आया इसका चित्र बना लेते हैं बेटा। तो यहां किनारे इसका हम चित्र भी बना दे रहे हैं बेटा। ये हमारा दीर्घवृत्त है, ये इसका x अक्ष है और ये y अक्ष है। जिस स्थान से दोनों काट रहे थे मूल बिंदु, उसका नाम केंद्र C था, यहाँ पर वो केंद्र था। ये A था, ये A डैश था, ये दीर्घ अक्ष के सिरे हैं, जिसे शीर्ष भी हम लोग कह रहे थे। थोड़ा सा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना? तो ये भी हो गया A डैश, इसका नाम हम लोगों ने B और B डैश रख दिया था। ये y अक्ष था और इसका निर्देशांक कितना था बेटा? 0,0। 2 नाभियां थी, एक नाभि यहाँ थी S और एक नाभि यहाँ थी S डैश। इस नाभि का निर्देशांक था AE,0 और इसका निर्देशांक -AE,0। सारी बातें इसमें भी आ जा रही हैं।
ये शीर्ष लंबाई इसकी ए डैश हमने कहा, यहां लिख देते हैं दीर्घ अक्ष कामा ए डैश, उसका नाम क्या है ए डैश, ये है 2a, इसका मतलब ए लंबाई इधर है ए इधर है, तो ये है a कामा 0 x अक्ष पर है और ये है माइनस a कामा 0। लघु अक्ष ये है b डैश जो कि लंबाई 2b है। हाँ बेटा अंग्रेजी लिख देते हैं, दीर्घ की अंग्रेजी में इलिप्स होती है, दीर्घ अक्ष को कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष और माइनर एक्सिस लघु अक्ष, ये हो गया। अब बीपी डैश 2b है तो b लंबाई इधर और b लंबाई इधर है और y अक्ष पर है, तो मूल बिंदु से दूरी है इसकी b, तो 0 कामा b हो गया और ये 0 कामा माइनस b। तो इसे क्या कहेंगे लघु अक्ष का सिरा। क्या है b और b डैश लघु अक्ष के सिरे हैं और a और डैश दीर्घ अक्ष के सिरे हैं, साथ में शीर्ष भी हैं, इन्हीं का नाम शीर्ष भी है ना। शीर्ष कहने पे ये लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये लघु अक्ष का सिरा कहेंगे। इतना काम बेटा हो गया। अब दो नेताएं लिखे है ना, तो एक नेता ये बना देते हैं और एक नेता हम इधर बना देते हैं, दो नेता हैं, आइए हो गया बेटा। और जब ये काट रहा था तो याद होगा एस जेड नाम था लंब की लंबाई, तो इधर एस जेड डैश हो जाएगा, इधर लंबाई डैश होती है। बन गया इतना बेटा। आगे चित्र हमारा बनके तैयार है, जिसमें दीर्घ अक्ष लघु अक्ष हो गया और इसके बाद आ गया शीर्ष, और इसको और क्या कह सकते हैं दीर्घ अक्ष के सिरे, दीर्घ अक्ष के सिरे को ही शीर्ष भी कह देते हैं। यानी आज के बाद तुम्हें मालूम होगा एक नाम ये दीर्घ अक्ष का सिरा ही शीर्ष है। सिरे ए कितना बेटा a कामा 0 और a डैश माइनस a कामा शीर्ष भी हो गया। अब आया नाभियां, दो नाभियां हैं, नाभियां हमारी हुई बेटा। एक नाभि देखो ऐसा है, लिखा है a कामा 0 जो कि कल निकाले थे, कैसे आई है ना, CS और CZ वैल्यू जो हम लोग निकाले थे, तो CS A आया था और CZ A बटे E आया था, है ना। तो CS A और S डैश माइनस A कामा 0 याद आ रहा है। फिर आया था नेताएं, ये भी दो हैं देखो बेटा नेताएं, तो पहली नेता ये है, दूसरी ये है। यहां चित्र में भी लिख देते हैं, इसका समीकरण है x बराबर a बटे e और इसका समीकरण है x बराबर माइनस a बटे e। सीजे की लंबाई a बटे e आई थी, तो नेताएं x बराबर a बटे e तथा x बराबर माइनस a बटे e, दो नेताएं हो गए बेटा। अब नंबर आया किसका नाभिलंब का, अगला नंबर आया नाभिलंब का। नाभिलंब जो अच्छा हाँ जरा से ये भी बना दिया बेटा, ये P था, ये x कामा y था, है ना, तो ये PM और ये PS PM था ना बेटा। और अगर इधर से बात करते तो अगर ये वाला सेट ये होते तो ये PS डैश रहा होता बेटा, उस समय इस सेट को लेते और उस समय ये दूरी होती यहां से, ये PM डैश होता है ना, उस समय क्या होता M डैश। तो ये PS डैश बटे PM डैश बराबर E एक से छोटा लेते तो भी यही आता, और PS बटे PM बराबर E एक से छोटा लेके हम लोग बनाए ही थे। ये दो स्थितियां हो गई बेटा, एक थी और जेड जेड ऐसे बना हुआ है हमारा चित्र में। अब यहां से आए नाभिलंब। नाभिलंब के लिए क्या करते हैं बेटा, यहां से एक अक्ष पर लंब खींचते हैं। अक्ष कौन है, यही दीर्घ अक्ष वाली लाइन जो है यही अक्ष भी है, क्योंकि नाभि से नेता पर खींचा गया लंब अक्ष कहलाता है, तो वही अक्ष भी है। और ये नाम क्या था बेटा एल डैश, याद होगा एल डैश, जिसको हमने 2L कह करके निकाला था। तो नाभिलंब क्या है एल डैश है और इधर भी है, एक तरफ बना दे दोनों की लंबाई बराबर होगी।
नाभिलंब, नाभिलंब या नाभिलंब जीवा, या सारे नाम लिख लो बेटा, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब या नाभिलंब जीवा की लंबाई, की नाभिलंब कह दे या नाभिलंब जीवा की लंबाई कह दे या नाभिलंब की लंबाई कह दे, कितने नाम प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2b स्क्वायर बटे ए निकाले थे क्या बेटा, दिख रहा है सबको, 2b स्क्वायर बटे ए, तो 2b स्क्वायर बटे ए हम लोगों ने निकाला था, यहां तक हो गया बेटा। अब इसके बाद नाभिलंब का समीकरण हम लोग लिखे थे, है ना, तो हम यहां मिटा लेते हैं, तो मिटा देते हैं नाभिलंब का समीकरण। अगला था नाभिलंब का समीकरण, तो नाभिलंब जो हमारा है यह अक्ष पर लंब है और y अक्ष भी अक्ष पर लंब है, इसका मतलब y अक्ष के समांतर है और इसकी दूरी जो है वो मूल बिंदु से a ही दूरी पर है और दोनों तरफ है, तो x बराबर a तथा x बराबर माइनस a, दोनों नाभिलंब के समीकरण हो गए या नाभिलंब जीवा के समीकरण हो गए, या इसे बेटा नाभि अक्ष भी कह देता है, नाभि अक्ष का समीकरण ज्ञात करो, तो नाभिलंब का समीकरण या नाभीय अक्ष, नाभीय अक्ष का समीकरण भी कह देता है, नाभि अक्ष का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, नाभि जीवा का समीकरण, इतने नाम हो गए, तो ये बेटा ये हो गया। और उत्केंद्रता, उत्केंद्रता ई एक से छोटी होती है, जो सूत्र बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक ऋण ई स्क्वायर से प्राप्त होती है, क्यों बेटा, एक लिखवाए थे ना, इस तरीके से हम लोग का निर्मित हो गया। पहचान के लिए जिस चर राशि के हर में बड़ी संख्या है वही चर राशि हमें अक्ष बता देंगे कि वही अक्ष है, एक्स स्क्वायर नीचे बड़ी संख्या है तो एक्स अक्ष और वाई स्क्वायर नीचे बड़ी संख्या है तो वाई अक्ष, तो यहाँ संख्या को देख के हम पहचान लेंगे। तो अब ये एक्स अक्ष के नीचे था हमने कहा है तो ये एक्स अक्ष वाला है। अब तुरंत अगला लेते हैं कि अगर a बड़ा b है लेकिन a कहां चला गया, y के नीचे, तो दूसरा दीर्घवृत्त का समीकरण, मानक समीकरण, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां तो लिख दिया b स्क्वायर और a स्क्वायर यहां चला गया और a बड़ा है, दीर्घ अक्ष बड़ा है, a बड़ा b है, जो बड़ा वही है क्योंकि 2a दीर्घ अक्ष, लंबाई बोले हुए बेटा, है ना, तो ये हो गया। अब इस समय इसका अक्ष क्या हो गया बेटा, जिसका अक्ष तुरंत यहां पर आ गया y अक्ष, और इसके आगे पहले चित्र बना लिया जाए उसका भी और तब चर्चा करेंगे। अब ये x अक्ष पर था तो तुमने देखा था इस तरीके से बना था, अब उठा के इसे घुमा के खड़ा बना देंगे तो दीर्घ तो वही रह जाएगा। तो अब देखो इसको हमने बेटा बना दिया, ये वही दीर्घवृत्त है, घूम गया, ऐसे के बजाय ऐसे हो गया, और ये इसका उस समय अक्ष ये था, तो अक्ष तो यही है, ऊर्ध्वाधर रेखा रही होगी, और ये a है और ये a डैश है जिसे हम दीर्घ अक्ष भी कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा भी इसे हमने y अक्ष कह दिया था, और नाभि भी इसके अंदर थी, तो अब तो दोनों नाभि बनाए रहते हैं, ये भी याद होगा a डैश का लंबार्धक खींचे थे, यहां भी लंबार्धक खींच दिए, जैसे ही लंबार्धक खींचे क्षैतिज रेखा आ गई, वो एक्स अक्ष है, इसने काटा यहां, ये केंद्र हो गया, होगा बेटा ना, तो ये हमारा दीर्घ अक्ष a डैश है, लघु अक्ष क्या है b डैश नाम पड़ गया बाद में, x अक्ष y अक्ष हो गया, नाभि s और ये अगली वाली s डैश, नेता एक नेता ये है z वाली, देखो है ना एस जेड, और दूसरी नेता नीचे भी आ रही z डैश वाली, हो गया बेटा ना।
चित्र में सारी बातें आ गई, सारी बातें आ गई। तो यहां से हुआ जिसका अक्ष ये लिख दिया हम लोगों ने, बाकी बातें नीचे आ रही हैं। तो अभी ए जो बड़ा है वो वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, इसलिए इसका अक्ष क्या है बेटा, वाई अक्ष है। जिसका अक्ष वाई अक्ष है, पहला वाला एक्स अक्ष वाला था और ये वाई अक्ष वाला है, तो अक्ष का निर्धारण हो गया। इसके बाद दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष अभी भी वो कितना है, ए ऐसी है और उसकी लंबाई 2a पहले से ही है, खाली घूम गए 2a है। और दूसरा है लघु अक्ष, लघु अक्ष हमारा है db डैश, उसकी लंबाई 2b उस समय भी थी, 2b अभी भी है। तो दीर्घ अक्ष 2a उस समय था, अभी भी 2a है, 2b लघु अक्ष था, अभी भी 2b है। और अक्ष क्या है, वाई अक्ष, और शीर्ष दीर्घ अक्ष के सिरे को शीर्ष कहते हैं। तो दो शीर्ष हैं, ए 0 कामा ए, क्योंकि लंबाई 2a है, और ए डैश 0 कामा माइनस ए। याद करना भी आसान हो गया, ए कामा 0 तो 0 कामा ए, और माइनस ए कामा तो 0 कामा माइनस ए। तो यहां लिख देते बेटा, ये हो गया 0 कामा ए और ये हो गया 0 कामा माइनस ए। अब आया नेताएं, नेताएं दो होंगी, एस तो लंबाई तो सी एस की वही अभी भी आई है, ए लंबाई वही आएगी अगर करते ए, लेकिन ए कहां पे है, वाई एक्स पर है। मूल बिंदु से ए दूरी पर वाई एक्स पर वो 0 हो जाएगा, कोटि रह जाएगी। तो ये बेटा हो गया 0 कामा ए और ये वाली हो जाएगी 0 कामा माइनस ए। सब लोग सहमत हो बेटा? तो इस तरीके से नाभियां दो हो गई, एस 0 कामा ए तथा एस डैश 0 कामा माइनस ए, दो नाभियां हो गई। नेताएं भी दो हैं, लंबाई अभी भी सी या बटे ई आएगी। तो नेताएं ये बेटा क्या था, नाभि, नाभियां धन गए, यहां नेताएं लिखा हुआ था। नाभियां दो हैं, एस और एस डैश। और अगला पॉइंट क्या है बेटा, अब नेताएं, नेताएं ये कितनी होंगी बेटा, दो होंगी, एक धन दिशा में है, एक ऋण दिशा में है। तो पहली वाली हो गई, ये किसके समांतर है नेता बेटा, एक्स अक्ष के समांतर है, और एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर अचर राशि, वो अचर राशि यहाँ कितनी है, a बटे ई है धन दिशा में, और a बटे ई है। तो y बराबर a बटे ई तथा y बराबर माइनस a बटे ई, जबकि x अक्ष वाले में क्या था, x बराबर, और y अक्ष वाले में क्या करना आसान है। तो ये बन गया y बराबर a बटे ई, ये वाली नेता हो गई y बराबर माइनस a बटे ई। चित्र में देखो ये भी आ गया। तो नेता के बाद नंबर क्या है बेटा, नाभिलंब, नाभिलंब। तो नाभिलंब या नाभिलंब की लंबाई, लंबाई या नाभीय जीवा, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई या नाभि अक्ष की लंबाई, नाभि अक्ष की लंबाई, ये सभी क्या है, 2b स्क्वायर बटे a, 2b स्क्वायर बटे, जहां b क्या है, अर्ध लघु अक्ष है, उसके वर्ग का दूना बटे अर्ध दीर्घ अक्ष, ये कह सकते हैं। तो अब तुम देखो यही फार्मूला वहां भी था, वही फार्मूला यहां भी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है बेटा ना। तो नाभिलंब की लंबाई भी 2b स्क्वायर बटे a वहां भी थी, और 2b स्क्वायर बटे a यहां भी है, जहां a क्या है, अर्ध लघु अक्ष है, b क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष है। अब इसके बाद आया बेटा नाभिलंब का समीकरण। अगला पॉइंट आया नाभिलंब का समीकरण, बाकी भाषा बेटा लिखी है, बार बार लिखी जाए, कितने बोले तो तभी समीकरण हो जाएगा। अब नाभिलंब जो है तो तुम जानते हो ये ऐसे जाएगा, अक्ष पर लंब रेखा जो नाभि से होती हुई जा रही है, अक्ष पर लंब जीवा रेखा तो अनंत से अनंत तक जाती है, जो लंब है नाभि से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब वो एक्स अक्ष के समांतर है, और एक्स अक्ष के समांतर है तो y बराबर अचर राशि,
कितनी दूरी पर है, CS दूरी पर है। CS कितना है, AE है। तो नाभियों का समीकरण y बराबर AE और तथा दूसरा क्या हो जाएगा, y बराबर -a। x अक्ष के समांतर में y बराबर होता है, ये भी हो गया। अब नंबर आया उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E 1 से छोटी, और जो किस सूत्र से मिलेगी बेटा, जो सूत्र अभी भी वही है, b² बराबर a² a ऋण e²। क्या वहां भी कितना सूत्र से प्राप्त होगी। तो इस तरीके से तुमने देखा कि सारे फार्मूले सच हैं x अक्ष y अक्ष में। पहचान ये थी कि बड़ी संख्या जिस चर राशि के नीचे है वो अक्ष में निरूपित कर लेगी, और अगर अक्ष है तो x अक्ष है तो नाभि x अक्ष पे होगी तो उसका कोटि 0 होगी, और y अक्ष पर है तो उसका वो 0 होगा। बाकी ऐसा सच है सारी रामायण। तो ये बेटा दोनों अक्ष के हमारे दीर्घवृत्त हो गए, और इनके ये जितने भी अंग हैं इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। इसे तुम्हें याद भी रखना है कि क्वेश्चन लगाना होगा, सीधे प्रयोग होगा। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा देखते ही पहचान लोगे, और उसकी नाप नीता नापिलन सब कुछ तुम बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुमको उसका पूरा परिचय हो चुका है, उसकी पहचान पूरी हो चुकी है। अब एक प्रमेय ली जाए, ठीक है बेटा, चलिए प्रमेय। प्रमेय है दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु, नाभियों का नाम भी लिख देते हैं, है ना, किसी बिंदु P की उसकी नाभियों S, S' से दूरियों का योग अचर होता है। दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु P का उसकी नाभियों S, S', दो नाभियां होंगी बेटा S और S' से दूरियों का योग अचर होता है, जो दीर्घ अक्ष के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो तुमने देखा कि दूरियां जो अचर हैं वो किसके बराबर हैं, दीर्घ अक्ष के। ये हमने क्या कहा है बेटा, प्रमेय है, जिसे अंग्रेजी में थ्योरम बोल देते हैं, अंग्रेजी में थ्योरम बोलते हैं। अर्थात जो पहली बात है इसका अर्थ क्या हुआ, PS पहली नाभि से दूरी धन PS डैश दूसरी नाभि से दूरी बराबर अचर, और बराबर कितना, 2a। 2a क्या है, दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष तो निश्चित होता है, अचर होता है, यही हमारे प्रमेय है। तो किसी बिंदु की ये, तो सबसे पहले बेटा चित्र बना लिया जाए, तब इसका प्रूफ किया जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास छूट है कि हम कौन सा दीर्घवृत्त लें। जब छूट है तो x अक्ष वाला ले रहे हैं, और चाहे x वाला ले चाहे y ले, दोनों में उत्तर सेम आएगा, है ना। तो x अक्ष वाला ले रहे हैं। ये बेटा दीर्घवृत्त हमारा बन गया, जिसे हमने x अक्ष वाला लिया है। ये x अक्ष हो गया, और ये y अक्ष हो गया, ये इसका केंद्र C हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया जो कि दीर्घ अक्ष की है, ये लघु अक्ष सिरा B' हो गया, ये दो नाभियां S और S' हो गई, ये दो नेताएं हो गई, एक नेता ये हो गई और एक नेता यह हो गई, और नेता जहां काटती है x अक्ष तो उसका नाम Z जाता है, इधर Z है। ये बन गया बेटा हमारा। और जब ये बन गया इसके बाद हम लोगों ने इस पर एक बिंदु P लिया जो कि चर बिंदु है, x, y है। तो PS और PM बिंदु की नाभि से दूरी PS है, और नेता से दूरी कितनी है बेटा, PM है। PM क्या है, नेता पर खींचा गया लंब से,
अगर इस नाभि से बात किया जाए तो ये बेटा पी एस डैश है दूरी देखो, और यहां से अगर नेता प्लग किया जाए तो ये हो जाएगा पी एम डैश। ये कितना हो जाएगा बेटा पी एम डैश। अब ये चित्र तुम लोग बना लो, तब इसके आगे चर्चा हो। ये बेटा हाँ यहाँ निर्देशांक लिख देते हैं। इसका निर्देशांक हो जाएगा a कामा 0, क्योंकि लंबाई हम लोग अभी दूरी लेंगे। इसका निर्देशांक हो गया माइनस a कामा 0, इसकी लंबाई 2b भी बोलेंगे। ये हो गया 0 कामा b और ये 0 कामा माइनस b। नेताएं a कामा 0 माइनस a कामा 0। नाभियां पहले नाभि a कामा 0 और दूसरी नाभि माइनस a। नियता ये हो गई x बराबर a बटे e और ये नेता हो गई x बराबर माइनस a बटे e। चित्र में ये सारी चीजें दर्शाते रहो बार बार तो ये याद होती रहती है। जब चित्र बनाओ सारे उसके अंग जो है उनके बारे में लिख जाओ तो हमेशा याद रहेगा। तो तुम देखो नाभियां, शीर्ष, नेताएं, केंद्र, मूल बिंदु है 0 कामा 0, शीर्ष और दीर्घ अक्ष का सिरा, लघु अक्ष का सिरा, नाम भी सब आ चुका है। तो यहां हमने लिया दीर्घ वृत्त। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं प्रूफ, जिसे हम क्या बोलते हैं उपपत्ति बोलते हैं, और दूसरे शब्दों में प्रमाण भी कह सकते हैं। उसे प्रमाण भी कह सकते हैं, उपपत्ति भी कह सकते हैं। प्रमाण देने जा रहे हैं हम लोग। दीर्घ वृत्त का समीकरण हमने जो लिया वो है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर धन y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। साथ में a बड़ा b कहा है तो a बड़ा b जैसे ही तुमने लिख दिया तो अब अक्ष लिखो चाहे न लिखो, अपने आप अक्ष क्लियर हो गया कि कौन सा अक्ष है x अक्ष, क्योंकि a यहां है बड़ा वाला x अक्ष हो गया ना। a बड़ा b नंबर a, लेकिन फिर भी लिख देते हैं जिसका अक्ष x अक्ष है। चलिए अब उसने कहा है दीर्घ वृत्त में एक बिंदु P है तो दीर्घ वृत्त हमने ले लिया। तो दीर्घ वृत्त एक पर कोई बिंदु P, उसका निर्देशांक क्या लिखे बेटा x कामा y बोल दिए हैं। जरूरत है निर्देशांक पढ़ेगी नहीं लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। कोई बिंदु P x कामा y है और अगर ये है इसका नाभि और नेता से दूरी का अनुपात 1 से कम होगा ना, इसलिए PS बटे PM बराबर E 1 से, तथा दूसरा क्या आ जाएगा बेटा दूसरी नाभि से PS डैश बटे PM डैश बराबर BE होगा और E 1 से क्या बेटा दो स्थितियां आई नहीं। इससे रिजल्ट मिल रहा है अगर इंप्लाई करें तो PS बराबर कितना मिल जाएगा बेटा EPM, क्यों और ये क्या रिजल्ट दे रहा है PS डैश बराबर EPM डैश। तो इनको बेटा नंबर डाल देते हैं, इसे कह देते हैं दोनों पे एक साथ एक नंबर दे देते हैं, है ना। नंबर 2 में देते हैं। तो नंबर 2 में हमने क्या कहा है कि बिंदु P जो है वो दीर्घवृत्त पर है, जो कि वो खुद कह रहे हैं, और अगर है तो परिभाषा का पालन करेगा। यहां लिखे तो परिभाषा से, है ना बेटा परिभाषा से ये चीज क्या कह रहा है परिभाषा कहती है ये सिद्धांत। सभी लोग समझ नहीं, कल चर्चा हुई थी परिभाषा की। अब जब इतना हमारा हो गया तो वो तो हमसे कह रहा है कि बिंदु P की नाभियां क्या क्या है S और S, जो उसने कह भी दिया है वहां हमने लिख दिया था दूरियों का योग अचर होता है और दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। तो देखते हैं दूरियों का योग हो क्या रहा है ना। तो ये बेटा नोट हो चुका है नंबर 2 में। तो तुम लोग कॉपी में नंबर 2 जब हम बोलेंगे तो तुम लोग बताना क्या नंबर 2 था। यहाँ हम अब मिटा करके पूरा मिटा देना है। नंबर 1 दीर्घवृत्त है और नंबर 2 एक परिभाषा से जो आया हुआ ये है तुम्हारे पास में बेटा। अब लिखो तो या अतः, अब सीधे आता है अपने मुद्दे पे आ गए। मुद्दा क्या है
आता है पी एस यानी कि तो पी का पहली नाभि से दूरी धन दूसरी नाभि से दूरी का योग, यही है ना जो हमसे पूछे बराबर आए सिद्ध करके लाना है। पी एस नंबर 2 में है कितना, ई पीएम है बेटा, और पी एस डैश कितना है, ई पीएम डैश, कहां से, नंबर 2 से। नंबर 2 में भी परिभाषा से तो बोले थे हम लोग, तो अब तो इसको मिटा दें, अब तो वहां आ भी गया। अब इसमें से वेरिएंस क्या हो रहा है बेटा, ई, और ई लेते हैं ये पीएम प्लस पीएम डैश बेटा, पीएम डैश। देखो नंबर 2 में क्या है, पीएम डैश ही नाम है ना, वो ये छपा नहीं था ना, बटन दबाई गई तो व्हाट्सएप करते समय जैसे कभी देखते हो बटन दबाई जाती है तो हमको लोगों को लगता है वो लिखा गया लेकिन लिखा हुआ आता नहीं है, तो वही वहां होगा, बटन दबाई गई लेकिन वहां छपा नहीं थी, अब छाप दिया गया बेटा पी हटा करके। तो ये हो गया ई पीएम प्लस पीएम डैश। अब ध्यान से देखना पीएम प्लस पीएम डैश चित्र में कितना है, चित्र को ध्यान से देखो, बना हुआ है एम एम डैश बेटा, सही कितना हो गया एम एम डैश, यही आ रहा देख लो पीएम प्लस। और फिर दोबारा देखो ध्यान से, क्या एम एम डैश और किसी के बराबर है, किसके बराबर है, जेड जेड डैश के बराबर है, तो साफ साफ दिख रहा है, तो सही तुम लोग पहचान रहे हो। तो ये हो गया ई जेड जेड डैश, और जेड जेड डैश क्या है, ई सी जेड प्लस सी जेड डैश है कि नहीं बेटा, और सी जेड दूरी कितनी निकली थी, ए बटे ई, याद आ रहा है, तो ये हुआ ई ए बटे ई धन ए बटे ई, या जेड जेड डैश डायरेक्ट भी कह सकते थे नेताओं के बीच की दूरी, लेकिन कल चूंकि निकाले हैं तुम्हें याद है, इसलिए तुम्हारे लिए जो आसान था वो सब हमने ले लिया। ये प्रयोग ये नहीं करेंगे, सीधे जेड जेड डैश बीच की दूरी ए बटे ई इधर, ए बटे ई इधर, सीधे 2 ए बटे ई लिख सकते थे हम लोग, लेकिन तोड़ देने से थोड़ा आसानी होगी, ए बटे ई कितना बना बेटा ये। तो अब हम इस स्थान पर पहुंच रहे हैं, यहां जब पहुंचे तो ये हमारा है ई, और अंदर योग कितना आ रहा है 2a बटे e, और ई से ई क्या उत्तर आया, जो कि निश्चित है, परिवर्तनशील नहीं है, इसका मतलब अचर हो गया। अब 2a है किसकी लंबाई, दीर्घ अक्ष की, बराबर उत्तर आ गया दीर्घ अक्ष। और आज के बाद से हम लोगों ने याद कर लिया कि पी एस धन पी एस डैश बराबर 2a होता है। इस सिद्धांत से भी समीकरण निकाल सकते थे हम लोग, अभी हम चाहते तो दीर्घ का समीकरण इस नियम से भी निकालते, वही समीकरण आता है। एक तो हम लोग मौलिक सिद्धांत से चले, मौलिक सिद्धांत क्या है, जिससे सारे कर्व निकल रहे थे, वो सिद्धांत किताब वाला इसी तरह से निकाले, लेकिन मौलिक सिद्धांत भी हमें मालूम हो गया, ये हमारे सामने है, तो पी तो हमें मालूम है क्या होता है, तुरंत लेके चल देंगे, वो उसको सी बोलेगा, बाद में बताएगा सी का मान ए ही होता है। किताब में जो उसने किया है वो क्या करेगा कि इसको बोल देगा सी का मान 0 माइनस सी का मान 0, बाद में दिखाएगा सी का मान कितना है, ए ही है। और हम लोगों ने प्रारंभ में ही कैसे ए ही आया निकाल के दिखा दिया है, तो कंप्लीट तक गए हो इसमें। तो अब बेटा ये भी हो गया। अब इसमें एक नोट लिख लो, क्योंकि ये इतना शुद्ध भाषा नहीं पूछता है, कोई चीज घुमा के कान पकड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो जितने भी हायर कंपटीशन हमारे IIT मेंस या जेईई में आएगा तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तुमको बेसिक नॉलेज पूरी है कि नहीं है ये वो चेक कर रहा है। तो दीर्घवृत्त पढ़ लिए, फार्मूला लगा लिए, तुरंत टिकला, ये मतलब नहीं है। तुम उसका पूरा ऑपरेशन करके एक एक अंग जान रहे हो नहीं जान रहे हो, ये तुम सब जानना चाह रहा है कि तुमसे वो कितना तुम विद्वान हो, कितना जल्दी उत्तर लगा दिए, ठीक ये जानना चाह रहा है। उत्तर से मतलब नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हें टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना होगा, नए नए शोध करने होंगे। तो नए शोध करने में अगर तब तक ही जानकारी नहीं है तो कौन सा तुम शोध करोगे। तो हर जानकारी तब तक होनी चाहिए। तो बेटा इसके आगे अगला लिखो नोट। नोट में आया यदि किसी बिंदु की दो स्थिर, यदि किसी बिंदु की दो स्थिर
बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है, अचर होता है। यदि किसी बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है तो उस बिंदु मतलब जिस बिंदु से हमने लिया था का बिंदु पथ यानी इस सिद्धांत से वो बिंदु गमन करे का बिंदु पथ दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त होता है। जहां दोनों स्थिर बिंदु दीर्घवृत्त की नाभियां होती हैं, दीर्घवृत्त की नाभियां होती हैं, नाभियां होती हैं। तो दोनों बिंदु क्या है बेटा? दीर्घवृत्त की नाभियां हैं। तथा ये जो योग अचर आया है ये क्या है बेटा? अचर। तथा अचर योग दीर्घ अक्ष होता है, दीर्घ अक्ष होता है। दिखा बेटा सबको? नीचे लिख दिया थोड़ा। तो यदि किसी बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है तो उस बिंदु का बिंदु पथ दीर्घवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में जो दो स्थिर बिंदु थे वो उसकी नाभियां हैं और जो अचर योग था वो दीर्घअक्ष है। इस सिद्धांत में प्रश्न पूछ दिया जाता है और उस प्रश्न में कह देगा तो इसका समीकरण बताओ या कह देगा इसकी उत्कीर्णता बताओ। इस टाइप से प्रश्न है और आए हुए भी हैं। तो सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है तो उसका हमें दीर्घअक्ष मिल गया। आगे बाकी चीजें सिद्धांत से जैसे निकाली जाती हैं। तो इसी क्रम में बेटा एक और ले लिया जाए, दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण। दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक ए बड़ा बी। कौन सा अक्षर है ये? का प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos फाई और y बराबर b sin फाई। वृत्त जैसा लग रहा है बेटा? वृत्त में ये भी a था, ये भी a था, a बराबर b और a बराबर b हो जाने पर दीर्घवृत्त क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो यहाँ r cos और r sin था तो ये a cos फाई और b sin फाई होता है। ये हो गया। जहां फाई प्राचल है जिसे अब यहां पर एक नया नाम आने जा रहा है बेटा। ये फाई प्राचल तो है ही लेकिन इसे एक नया नाम और दे रहे हैं, उत्केंद्र कोण। उत्केंद्र कोण अंग्रेजी हुई इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल तो कह देगा इसका उत्केंद्र कोण बनाएंगे, ऐसा बताइए तो तुरंत लिख देंगे जितना ही होगा वही उत्केंद्र कोण होगा ना। और उत्केंद्र कोण बनता कैसे बेटा कि जो इसका दीर्घ अक्ष है उसको व्यास मानते हुए अगर वृत्त बनाया जाए तो उस बिंदु की उसके केंद्र से मिलाने पर जो कोण ये फाई कहलाएगा वही उत्केंद्र कोण होगा। तो इसका नाम और क्या है? फाई का नाम उत्केंद्र कोण है, इसेंट्रिक एंगल। तो ये हो गया।
तथा प्राचलिक बिंदु या फाई बिंदु भी कह सकते हैं बेटा ना, जैसे वहां टी बिंदु बोलते थे, टी है तो टी बिंदु, फाई है तो फाई बिंदु, थीटा है तो थीटा बिंदु, प्राचलिक बिंदु या फाई बिंदु या कोई बिंदु जो दीर्घवृत्त एक, इसमें एक है ना, को संतुष्ट करता है बेटा। इसकी जरूरत पड़ती है मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ेंगे 25 मिनट, वहां भी जरूरत पड़ेगी कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज है क्वेश्चन, दीर्घवृत्त में स्थित जिसका एक शीर्ष दीर्घ अक्ष पर है, इस टाइप का एक प्रश्न है। और उस समय तब बिंदु हम इसी टाइप का लेते हैं, तो संतुष्ट करता है प्राथमिक बिंदु या बिंदु संतुष्ट करता है। वो कितना हो जाएगा बेटा, a cos फाई कामा b sin फाई, तुम्हें मालूम ही है। अगर बिंदु दिया है तो x बराबर y बराबर लिख दे तो समीकरण बन जाता है, और समीकरण है कामा करके लिख दे तो बिंदु बन जाता है। ये हो गया बेटा। इस तरीके से आज काफी काम हो गया है। अब कल इस पर हम लोग बेटा प्रश्न लगाया जाएगा, उसमें काफी अध्ययन प्रश्नों के माध्यम से होगा। थैंक यू।